फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज राउंड वन ख़त्म हुआ है और सब यही बात कर रहे हैं कि केप वर्डे और कॉन्गो जैसे फर्स्ट टाइमर्स और छोटी टीमों ने फुटबॉलिंग जायंट्स पोर्चुगल और स्पेन के खिलाफ कैसे रिजल्ट निकाला है। आज हम भी इसी की बात करेंगे और साथ बाकी जो मेन टॉकिंग पॉइंट सामने आए हैं वर्ल्ड कप के सो फार उनको भी टच करेंगे, इंक्लूडिंग कि क्या ये जो बड़ी टीमें हैं स्पेन और पोर्चुगल, क्या इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या छोटी टीमें हैं, इनके तुक्के लग गए हैं और इनके पास इतनी कोई क्वालिटी नहीं है। क्या पोर्चुगल को रोनाल्डो के साथ या रोनाल्डो के बगैर खेलना चाहिए? और क्या स्पेन लमीन यमाल के बगैर बिल्कुल ही फारिग है? मैं हूं इस्माइल फारूक और ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर वन फुटबॉल शो, ब्रॉट टू यू बाय ऑन द माइक। मैं जर्मनी में एफसी न्यूरनबर्ग के लिए फुटबॉल एनालिस्ट हूं और मेरे साथ मौजूद हैं शेख हमदान, जो कि कराची यूनाइटेड के फुटबॉल मैनेजर हैं और एक यूएफा लाइसेंस कोच हैं। भाई अगर आप पाकिस्तान में हो और फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हो तो वॉच इट एक्सक्लूसिवली ऑन टैप मैट। चेक आउट द वेबसाइट, चेक आउट द ऐप। फीफा वर्ल्ड कप 2026 लाइव एक्सक्लूसिवली ऑन टैप मैट। यार अच्छा, सबसे पहले ही मेरे ख्याल से हमें एक टॉपिक छेड़ना पड़ेगा जिससे शायद हमारे आधे व्यूअर्स चले जाएं, और वो है पोर्चुगल वर्सेस कॉन्गो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पोर्चुगल 1 कॉन्गो 1। ठीक है, स्पेन ने भी केप वर्डे के साथ ड्रॉ किया, उसकी भी हम बात करते हैं। लेकिन आई थिंक इसमें और उसमें फ़र्क थोड़ा था क्योंकि पोर्चुगल क्रिएटेड ऑलमोस्ट नथिंग, और इनफैक्ट कॉन्गो का एक्सजी ज़्यादा था पोर्चुगल से। और पोर्चुगल ने जो भी पोजेशन रखी उससे उन्होंने चांसेस क्रिएट नहीं किए थे, तो बस घुमाई जा रहे थे बॉल साइडों पे और वापस घुमा रहे थे और फिर कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हमदान, आई मीन वी कांट टॉक अबाउट द मैच विदाउट आल्सो टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम व्हिच इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्या थॉट्स हैं सबके बारे में? यार, आई थिंक जनरली इसको मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा इंग्लैंड के ऊपर से, और जिस तरह से थॉमस टुचेल ने एक बात को कही हुई है कि ही वाज फ्रॉम द स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट नॉट वांटिंग टू फिट अ लॉट ऑफ द गुड प्लेयर्स इन द टीम rather than creating a team which is very cohesive. I think पोर्चुगल के केस के अंदर लास्ट के एक आध यूरो से भी ये प्रॉब्लम रही है कि हाउ डू यू फिट इन विटिनिया, जोआ गोमेज, ब्रूनो फर्नांडिस, रोनाल्डो, ये जो चार मिडफील्डर के नाम लिए, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो, विटिनिया, जोआ गोमेज, इनको नेचुरली कैसे फिट करें, ये एक प्रॉब्लम रहती है। और फिर उसके ऊपर से यू हैव अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज रोनाल्डो, वेयर यू फील कि यार अगर रोनाल्डो बिल्डअप वगैरह के अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट एंड प्ले टू हिज स्ट्रेंथ्स? एंड आई फेल्ट द गेम वाज मच मच बेटर व्हेन Conceição came on as the winger on the right side, और उसने एक दो, he went in behind, he took the full back on, और फिर उसने क्रॉस भी दी थी जो एक चांस मिस किया था। तो मुझे लगता है कि पोर्चुगल जहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, जिस तरह से हमने रोबर्टो मार्टिनेज की बात भी की थी कि डज ही हैव दैट पर्सनालिटी टू से कि रोनाल्डो डजंट फिट इन माय टीम, और फॉर दैट मैटर बर्नार्डो सिल्वा, और फॉर दैट मैटर विटिनिया। आई थिंक वो बैलेंस पोर्चुगल को फाइंड करना जरूरी है, जिसकी वजह से उनका गेम बिल्कुल भी कोहेसिव नहीं था, नॉट कोहेसिव एट ऑल। यार, अब अच्छा, तुम दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे हो और वो बात ये है कि जी वो प्लेयरों को फिट किस तरह करना है और नहीं करना। तो लेट मी टेक द ब्रंट ऑफ ऑल द गालियाँ, ठीक है? वो सीधी सी बात ये है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पहले तो शुरू से शुरू करते हैं ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में इवॉल्व किया। पेसी विंगर एट मैन यूनाइटेड, अल्टीमेट गोल स्कोरर, नहीं, एक सेकंड, पेसी विंगर, कंप्लीट फुटबॉलर, फिजिकल स्पेसिमेन, विंग प्ले भी कर सकता है, 50 गोल भी मार सकता है, सब कुछ कर सकता है, अकेला काउंटर अटैक 50 यार्ड भाग के गोल कर सकता है, दूर से शॉट मार सकता है, फ्री किक मार सकता है, हेडर मार सकता है, सब कुछ कर सकता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ट्रांज़िशन किया टू ए लीथल लीथल बॉक्स प्लेयर, जिसके अंदर वो अभी भी थोड़ा तेज़ है, नहीं है, लेकिन उसकी बॉक्स मूवमेंट, उसका हिज़ हिज़ फिनिशिंग एबिलिटी, हिज़ सेंस कि बॉल कहाँ आएगी, कब आएगी, बड़े मोमेंट्स में इम्पैक्ट करना, अगला स्टेप ये था। फिर उसकी आहिस्ता-आहिस्ता वो टेक्निकल एबिलिटी थोड़ी ड्विंडल होना शुरू हुई, थोड़ी कम होना शुरू हुई, तो वो बन गया आउट एंड आउट गोल स्कोरर, ठीक है? मेरे ख़्याल से 2019 ऑनवर्ड्स मैचों में वो इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन वो गोल स्कोरर था। आई एम टॉकिंग यूवेंटस टाइम ऑनवर्ड, यूनाइटेड टाइम बेसिकली।
यूनाइटेड टाइम में भी ये हो रहा था कि मैचेस में इतना इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन बड़ी मोमेंट्स बड़े गोल दे देता है, ठीक है? अब उस बात को भी कोई 5-6 साल हो गए हैं, टू द पॉइंट वेयर आई थिंक कि ये सिर्फ नहीं है कि वो अनइन्वॉल्व्ड है, मेरे ख्याल से उसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी आहिस्ता-आहिस्ता कम हो चुकी हैं और अब वो गोल भी नहीं करता। तो आई थिंक एक तरह से नेट नेगेटिव हो गया है कि भाई पहले कम से कम चलो आप कहते थे कि यार इनको फिट करना है, इसको फिट करना है क्योंकि ये गोल देता है तो इसके स्टाइल ऑफ प्ले के साथ खेलो, ठीक है, प्रेसिंग भाड़ में जाए, ठीक है, बिल्डअप भाड़ में जाए। अब वो गोल भी नहीं दे रहा, तो सवाल मेरे लिए तो सीधा-सीधा है, मुझे तो लगता है कि यार अब वर्ल्ड कप 2022 में भी ये बात शुरू हुई थी एक टाइम पे जब मोरक्को-शोरक्को से हारे थे। फिर यूरो 2024 में तो बहुत ही ज़्यादा बात हुई थी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि यार अब एकदम से पंडित्स और ये फैन्स और ये सब लोग क्यों बोल रहे हैं कि यार इज़ इट टाइम टू ड्रॉप हिम? इज़ इट टाइम टू ये भाई आई थॉट इट वाज़ क्लियर इन यूरो 2024। इस सब को कहने के बाद मैं ये बोलूँगा कि यार जब हम ये बात करते हैं ना तो लोग तप जाते हैं आगे से कि यार पता नहीं हमने को उसको पता नहीं क्या बोल दिया। भाई उसका ऑल टाइम ग्रेट स्टेटस को कोई डिमिनिश नहीं कर रहा। ही इज़ वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स। बट मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई आप डिनायल में क्यों फँसे हुए हो कि एक बंदा अभी भी लगता है कि 2015 चल रहा है। मतलब कोई ये नहीं बोल रहा कि यार आप कभी भी अच्छे प्लेयर नहीं थे या आप कभी भी ऑल टाइम ग्रेट नहीं थे। अब एक मतलब टाइम कैचेस अप विद एवरीवन। तो आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सेप्ट फॉर रोनाल्डो एज़ वेल एज़ हिज़ फैन्स कि यार वक़्त अब आ गया है, वो 50 साल का खेलता रहे तो हम यही प्रिटेंड करते रहेंगे कि भाई ये वही रोनाल्डो है जो 2015 में खेल रहा था। ज़ाहिर है नहीं। आई एंड थिंक आई थिंक आई थिंक हुँ, यार खाली मुझे लगता है खाली रोनाल्डो का एलिमेंट नहीं है. It's an element of also finding the right balance. के does Bernardo Silva fit in this team? Along with Vitinha, João Neves. मैंने सॉरी João Gomez शुरू में भी बोल दिया था. It's João Neves, the PSG midfielder. और ब्रूनो, क्या वो रोनाल्डो खेले या ना खेले, क्या चारों मिडफील्डर फिट होते हैं? तो फॉर एग्जांपल इफ यू स्पीक इंग्लैंड के स्क्वाड के अंदर देयर इज मॉर्गन रॉजर्स, देयर इज बेलिंगम, देयर इज एबेरिचे एजे एज वेल. अब आप उन सबको फिट नहीं करा सकते बिकॉज देयर इज प्रॉब्ली वन अटैकिंग मिडफील्डर दैट ही वांट्स टू प्ले एंड दैट इज बेलिंगम. मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वांट टू प्ले. इज इट विद बर्नार्डो सिल्वा स्टार्टिंग ऑफ एट राइट विंग एंड देन कमिंग इन फील्ड? क्या ये, तो मैं कह रहा हूँ कि वो वाला प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व के देयर इज अ रोनाल्डो प्रॉब्लम 100%. कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि वो लीथल मूवमेंट इन बिहाइंड वाली भी जा चुकी हुई है, वो पेस जब चला गया थोड़ा बहुत. बट क्या ये सारे साथ फिट होते हैं, ये भी तो एक सवाल है जो कि लॉजिकल सवाल है आई फील. ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे ने तो जगह एक ली हुई है जो उसको अब शायद नहीं लेनी चाहिए। तो उससे अग्रीड. फिर बाकी सवालों के जवाब भी शायद सॉल्यूशंस बेहतर निकलना शुरू हो जाएँ। आपको यार ठीक है, हम आई डोंट नो यार कुछ मैच में फॉरवर्ड के बगैर खेल के देखेंगे। कुछ मैच में हम जो है वो गोंज़ालो रामोस को खिला के देखेंगे कि बाकी ये 3 एक मिडफ़ील्डर प्रॉब्लम किस है. तरह फिट होते हैं। एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक कि वो एक बंदा जब जगह ले रहा है, तो वो उससे ऑब्वियसली फिर आप कह रहे हो उसको हाथ नहीं लगाना। एंड आई थिंक मेरा पॉइंट एंड पे ये था कि इफ आई थिंक इफ दे ट्रूली वांट व्हाट्स बेस्ट फॉर पोर्टुगल और पोर्टुगल का चांस इंक्रीज करना है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसका बेस्ट रोल अब इस उम्र में ये है कि वो एक 20 मिनट का इम्पैक्ट प्लेयर हो जबकि डिफेंडर्स की टांगें थक चुकी हों, रोनाल्डो फ्रेश हो, आपको वो गेम विनिंग मोमेंट्स दे। और मार्टिनेज़ के बारे में तो हमने पहले ही बात की थी कि उसके अंदर वो कैरेक्टर है ही नहीं कि वो उसको बेंच करे, तो आई थिंक वो खेलता ही रहेगा। आई एग्री विथ यू. आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो मुझे फीलिंग आती है, एंड आई गो बैक अगेन एंड अगेन टू थॉमस टुकल. ही वाज एक्सट्रीमली क्लियर प्री वर्ल्ड कप एज वेल आफ्टर द रीसेंट फ्रेंडलीज के दिस इज हाउ आई फील इंग्लैंड शुड बी प्लेइंग. एंड आई थिंक जो जो हुआ ये प्रॉब्लम ये ना कि उसने रोनाल्डो को तो अपने साथ लिया है. इफ ही इज टेकन रोनाल्डो एंड ही सेड इट कंप्लीटली इन एन इंटरव्यू एज वेल कि आई फील इज फिनोमिनल ये और वो, तो उसको खिला रहे हैं. बट ही फेल्ड टू फाइंड द राइट बैलेंस, नंबर वन. और जब उसको नहीं खिलाया हुआ, उसको नहीं लेके जाते तो ही वुड हैव ट्राइड डिफरेंट थिंग्स जो कि हर मैनेजर लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप वो करते. वो ये नहीं कर पाया. तो नाउ ही इज deprived of solutions and bereft of some ideas कि how do we fit in this whole puzzle कि we've got one of the best midfielders with uh, João Neves, Vitinha, Bruno, and someone who was one of the best goal scorers of all time. How do we get all of them to play together? या Which I don't see it ending well for Portugal until अच्छा unless he बस change करें इसको.
बस अब देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता चेंज करेगा, लेकिन क्विकली आई थिंक कि अगला मैच इनका उज़्बेकिस्तान के खिलाफ है, जो कि सपोज़िडली डीप ब्लॉक में बैठने को जो है बहुत रेडी होते हैं। दे आर प्लेइंग अ 5-4-1 आउट ऑफ पोज़ेशन। और इसके अंदर भी एंड पे वही आपको फाइनल थर्ड क्वालिटी चाहिए होगी, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मुझे लगता है कि पोर्चुगल के पास नहीं है। लोगों ने मेरी जो है उसके धज्जियाँ उड़ा दी थी। लेकिन या ठीक है, लियाओ को गलती से अगर वर्ल्ड क्लास कह दिया तो चलो कोई नहीं, बट द पॉइंट स्टिल No, स्टैंड्स। but I think it was world class moments. No, it wasn't हाँ, world वर्ल्ड class क्लास performances. मोमेंट्स। Yeah. बट Yeah. इफ दे ड्रॉ अगेन हमदान एंड देन वी कैन मूव ऑन टू स्पेन। कोलंबिया आखिरी मैच होगा और वो आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो लेट्स सी, जेपर्डी ख़त्म हो गई है इस वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ी, क्योंकि थर्ड प्लेस भी काफ़ी जा रहे हैं आगे। बट इन एनी केस लेट्स मूव ऑन टू स्पेन। स्पेन का भी कुछ वैसा ही हुआ जो तुमने बात की थी पिछली कुछ जो हमने प्रीव्यू वीडियोस की थी। तुमने कहा था कि यार पहले 1-2 मैचेस में लमीन यमाल और शायद निको विलियम्स ना हो। फिंगर्स के बगैर उनकी टीम के अंदर वो कोई प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स नहीं है जो कि उस चीज़ को रिप्लेस कर सकें। हाउ डिड यू सी दैट इम्पैक्टिंग अगेंस्ट केप वर्डे? I think it's similar क्योंकि Cape Verde were sitting in a very tight block और वो central area से जो है वो passes को नहीं आने दे रहे थे. They were routing a lot of passes to the sides. Uh, जब तक Lamine Yamal, I think they created enough chances to win the game. Just by the way, they created enough chances to win the game. तो ये पोर्चुगल वाला सिनेरियो नहीं था कि यार ना चांस क्रिएट किए ना मैच का कोई रिजल्ट निकाला. Spain on a different day could easily have scored 4-5 if I'm very honest with you. And especially when Lamine एक्सजी Yamal ऑफ came 2, on, सो दे डेफिनिटली। 2.3 हाँ, तो 2.3 2.3 एक्सजी था. मतलब कि बेसिकली हाँ, 2 तो गोल करने ही चार चाहिए थे। मिनिमम 3 गोल 2.3 पे एवरेज गोल 3 गोल या 4 गोल पड़ते हैं. So I feel they could easily have scored 3-4 goals. So and especially when Lamine Yamal came on, they created more chances. I think जो स्पेन एक चीज पे जल्दी थ्राइव कर रही थी उस गेम के अंदर भी वो उनके वाइड ट्रायंगल कॉम्बिनेशंस थे. तो फॉर एग्जांपल कुकुरेया वाइड स्टार्ट करेगा अंदर आ जाएगा या डीप स्टार्ट करेगा एंड देन he would make runs in behind. I think they were thriving off that. I don't see them struggling enough. As soon as Lamine Yamal and Nico Williams will be back, they'll be fluent because they've shown that they can create chances. Even in a tight low block, they were producing enough moments के जहाँ पे जीत जाना चाहिए था. But yes, against low blocks जहाँ पे आप सेंट्रल एरियाज में इतने आसानी से बॉल्स नहीं खेल पाते हो, आपको वो क्वालिटी वाइड एरियाज में चाहिए होती है. 1v1 एबिलिटी के प्लेयर को बीट किया, कट इन किया, शूट किया या कॉर्नर जीता, उस कॉर्नर से आपने प्रोबब्ली गोल किया एंड देन मोमेंटम चेंजेस एंड देन the other team starts to open up a bit. So the first goal in these sort of games is really important, and you could bank on Yamal or Nico Williams to unlock those defenses, which I feel it'll happen. तो सऊदी के खिलाफ एक अच्छी चीज़ ये है कि उस ग्रुप में सबने ड्रॉ किया, सऊदी ने यूरुग्वे के खिलाफ भी ड्रॉ किया, तो तो स्पेन को इतना इतना नुकसान नहीं नुकसान हुआ. नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ। एंड आई ऑल्सो Yeah. एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट वन ऑफ यमाल और विलियम्स विल स्टार्ट इन दैट मैच। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार बिल्कुल ही राइट ऑफ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो कोई शुगल मिल्ला जो है वो लगाने नहीं आए। वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस है उनके पास, अलवैस है उनका बहुत वेटरन गोलकीपर, कानो है, अल्दोसारी है। ये सारे प्लेयर्स अब वैसे भी एक ऐसी लीग में खेलते हैं जो कि टॉप यूरोपियन प्लेयर्स, एटलीस्ट एक टाइम के जो टॉप प्लेयर हैं उनके साथ दे आर एक्सपोज टू द ट्रेनिंग, दे आर एक्सपोज टू द मैचेस। और यूरुग्वे वाला Absolutely. ड्रॉ उनको कॉन्फिडेंस भी देगा टू गो ऑन। बट हाँ, Yeah. इफ स्पेन ड्रॉ एंड यूरुग्वे विन, तो फिर हमदान थर्ड मैच जो यूरुग्वे के खिलाफ है वो टाइट हो सकता है, जो है वो मसला डाल सकता है। No, I do see Spain getting a win. या मी टू। बट एक थीम जो हमें इन दोनों मैचेस के बाद वैसे भी नज़र आ रही है, छोटी टीमें सपोज़िडली नॉन फुटबॉलिंग नेशंस कुछ तो पहले-पहले अपना वर्ल्ड कप खेल रही हैं। दे आर समहाउ गेटिंग रिजल्ट्स और बीइंग रियली कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट द सो कॉल्ड बिग जायंट्स। इसके क्या रीज़न्स हैं? Okay, so इसके इसके काफी सारे reasons हैं इसके behind this. Let's quickly go through some of the reasons. Sorry, तुम्हारी आवाज कट गई. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसके इसके दो तीन different reasons हैं. Let's go through them one by one. Uh, let's start with football and then या चलो administrative reasons आते हैं. So this is the Diaspora World Cup.
right? Even in DR Congo, if you go through Cape Verde, a lot of these players they were born in England, France या और different ममालिक में और उन प्लेयरों की डेवलपमेंट उन्हीं कंट्रीज में होती रही. सो फॉर एग्जांपल एरन वन बिसाका पूरा टाइम जो है वो इंग्लैंड के अंदर खेलता रहा है, क्रिस्टल पैलेस के थ्रू आया, क्रिस्टल पैलेस से देन ही वेंट टू यूनाइटेड and for the longest time he was in contention to start for England as well. And if I'm not wrong, he played age group for England. पर उसके बाद जो है वो क्योंकि इंग्लैंड हैड अ डर्थ ऑफ राइट बैक्स तो उन्होंने जो है वो उसको नहीं सिलेक्ट किया एंड इवेंट फॉर डीआर कॉन्गो. तो पहले तो रीजन ये है कि के पर डे कॉन्गो, हेटी, इस तरह की कंट्रीज के पास जो है वो इजी एक्सेस है. इवन मोरक्को, मोरक्को के सारे प्लेयर बारिंग अज़दीन उनाही दे वर ऑल बोर्न इन डिफरेंट प्लेसेस अदर देन मोरक्को और उनकी डेवलपमेंट भी मोस्टली वही हुई. ये पहली चीज ये. सेकंड चीज, हम जिस दौर पे रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज वेरी एक्सेसिबल, इज और जनरली फुटबॉल इम्प्रूव हो चुका है और लोगों के पास वो रिसोर्सेज आ चुकी हैं. अगर पहले सिर्फ कुछ गिनती के ममालिक के पास होती थी तो अब वाइड स्प्रेड नॉलेज बढ़ गई जिसकी वजह से बेहतर प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं. इन छोटे मुल्कों में भी बेहतर प्लेयर डेवलप हो रहे हैं. थर्ड चीज, जब आप इन वर्ल्ड कप्स में आते हो, naturally now it's a link point, it is generally very hard and it is easy for you to prepare in a low 5-4-1 block and force the team to go out wide. Once they go out wide, you need a lot of stardom and pace, power, only one ability to beat and produce moments of magic. Now, दुनिया के अंदर इसके पीछे कुछ टाइम पहले मार्सेलो बिएल्सा ने और काफी सारे और कोचेस ने बात की थी कि यार इतने सारे दुनिया में विंगर्स और बॉल कैरियर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से स्पेन ने एक रेवोल्यूशनाइज किया था यूरो और वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो काफी सारे प्लेयर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पासेस और पास देने वाले प्लेयर, टेक्निकल प्लेयर्स हो रहे हैं, बट नॉट इनफ बॉल कैरियर्स या वन वी वन वाले प्लेयर. जब वो प्लेयर नहीं है इन टीमों के पास तो उन लो ब्लॉक्स को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है. सेम हैपेंड विद यूरुग्वे, Saudi Arabia. They didn't have wingers. Their wingers were actually playing infield and fullbacks were overlapping. If fullbacks go wide, अगर wide area में fullback के पास बॉल आ जाए तो he doesn't have that ability to beat a player. या सेम गोज जो स्पेन को प्रॉब्लम हो रही थी पहले हाफ में, या अगर आप कॉन्गो वाले गेम में देखो, या इवन फॉर दैट मैटर हेटी स्कॉटलैंड एज वेल. तो ये वाला ये रीजन है जिसकी वजह से छोटी टीमें जो है वो कोई ना कोई रिजल्ट निकाल पा रही हैं. बेहतरीन है और आई थिंक कि अगर हम 1v1 एबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट अर्जेंटीना एंड मेसी. But तो हाँ भाई. by the way, हाँ, उनके पास भी देर अगर if you watch their game, they did not have many wingers, but they had a वो plethora of बहुत very सेंट्रल फोकस्ड है. central वो focus पूरी थे. टीम But ही सेंट्रल फोकस्ड है. central focus, yeah, absolutely, and बॉल their width was कैरियर्स हैं. given by ball carriers हैं, and then you've got जादू की छड़ी. हाँ, ठीक वो है. जादू की छड़ी बीच में एक है उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता. बट आई 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 जस्ट वांट मैं वो जादू की छड़ी की बात करना चाहता हूँ. लाइक मैंने मेरे ना यहाँ 3 बजे सुबह का मैच था. तो मैंने कहा यार अल्जीरिया अर्जेंटीना है, सुबह 3 बजे है, ठीक है मेसी देखना तो बनता है लेकिन लाइक 3 बजे का नॉट फीजिबल, सुबह मीटिंग शीटिंग थी. मैंने कहा क्या ही हो जाएगा यार, अब वर्ल्ड कप उसने जीत लिया है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. भाई सुबह उठा हूँ तो तबाही फेरी हुई थी. तो लड़के ने हैट्रिक मार दी, मतलब अनबिलीवेबल. बिकॉज़ वर्ल्ड कप 2022 के बाद एवरीवन थॉट के ही इज़ डन विद अर्जेंटीना. सबने कहा यार कहानी लिख दी गई है, पूरी हो गई है, फेयरी टेल. अब लाइक क्या करना है और आके. और एवरीवन हैज़ बीन थिंकिंग एज़ वेल कि यार एमएलएस चला गया है, वहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, फाइनली एज इज़ कैचिंग अप टू हिम. लाइक अब वो जो उसने फुटबॉल कंप्लीट कर लिया, अब उसे क्या ज़रूरत है और कुछ करने की. सो द हंगर माइट नॉट बी देयर, द डिज़ायर विल नॉट बी देयर, नेचुरली स्पीकिंग, नॉट एट दैट लेवल. एंड देन बूम, द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स. और फिर जब मैंने वापस मैच की वो देखी हैं चीज़ें, द हंगर, द डिज़ायर, द जीनियस, इट्स ऑल देयर. एंड बेसिकली वो हमें ये दिखा रहा है कि बेसिकली जब जितना उसका दिल चाहे वो खेल सकता है. बिकॉज़ ही कैन लिटरली बेंड द नेचर ऑफ गेम्स टू हिज डिज़ायर्ड स्टाइल ऑफ प्ले. लाइक वो चाहता है तो गेम स्लो हो जाती है, वो चाहता है गेम तेज़ हो जाती है. 39 इयर्स ओल्ड, वर्ल्ड कप हैट्रिक, टाइड विद मिरोस्लाव क्लोज़ा फॉर ऑल टाइम वर्ल्ड कप गोल, जो कि होपफुली वो तोड़ देगा. तो हमदान, और अगर कुछ रह गया कहने को तो कह दो.
नो आई थिंक बस एक चीज रह गया है कि we're we're in a very good generation. We're lucky that we're getting to watch him play. क्योंकि अगर मैराडोना पहले फिनोमिनल फिनोमिनल फुटबॉलर्स, बट मुझे नहीं लगता वो उतनी लॉन्जेविटी पाए थे जो मेसी दे पा रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये बात बोलूंगा कि रोनाल्डो मेसी के फड्डे में ना रहें, राइट। लेट्स एंजॉय द ब्यूटी ऑफ इट इवन इफ यू थिंक दैट रोनाल्डो इज द बेटर प्लेयर, but what Messi can produce, the moments of magic, the ability, the finish, even the finish that is the third finish, a tight touch or bottom corner finish. I feel we're just lucky. Enjoy it as much as you can. हम वो जनरेशन हो सकते हैं, हम वो लोग हो सकते हैं कि बड़े होके बताएं लोगों के, यार आई वॉच मेसी प्ले, मैंने उसको लाई। तो वो मोमेंट्स खराब ना करो उस लड़ाई झगड़े के अंदर कि यार रोनाल्डो बेहतर है या मेसी बेहतर है। दे बोथ आर फिनोमिनल फिनोमिनल फुटबॉलर्स। अभी इस वक्त if Messi is supposedly relatively better than Ronaldo, just enjoy that right now. That's all what I'm gonna say. लेकिन अब इनका टेस्ट आ रहा है ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जो कि बहुत डिफरेंट टेस्ट होगा It'll क्योंकि be interesting. ऑस्ट्रिया भी It'll be very interesting. Very ऑस्ट्रिया आर interesting. आल्सो प्लेइंग लाइक अ क्लब साइड अंडर राल्फ रैनिक। बहुत इंटेंस होगा, Absolutely. हाई प्रेसिंग होगी, गेगन प्रेसिंग होगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि राल्फ रैनिक का इतना ज़्यादा तो मवाद नहीं है अवेलेबल ऑनलाइन, क्योंकि उसने क्लब कोचिंग स्टिंट्स में की हुई है स्पोरेडिकली। बट जो मुझे लगता है कि वो करना चाहते हैं कि वो यूजुअली आउटसाइड की तरफ दिखा के टच लाइन को यूज़ करके प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अर्जेंटीना सेंट्रली खेलना चाहती है, बीच के थ्रू खेलना चाहती है। सो लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग कि वो मैचअप किस तरह Yes, no. सामने आता है। डू यू हैव अ प्रेडिक्शन जस्ट जस्ट ऑफ द कफ? आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू No, no, प्ले। नहीं? no. I don't have any अच्छा, prediction. एक तो Don't want तुमने to sound. प्रेडिक्शन एक तो तुमने बात की थी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, और वो ये था कि यार ट्यूकल हैज़ अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट टू डू, एंड फ्रांस आर आल्सो री सॉर्ट ऑफ डिफरेंट अंडर डिशॉम्प दिस टाइम, क्योंकि वो अपने आप को जरा टॉप हैवी उन्होंने टीम बनाया हुआ है। तो अगर हम फ्रांस और इंग्लैंड की थोड़ी सी बात करें तो उन्होंने अपने आप को किस तरह री इन्वेंट किया? यार विद फ्रांस स्पेसिफिकली आई थिंक जो एक मेजर चीज थी, हमेशा अगर डिशॉं की यूजुअली टीम्स होती थी, दे वुड दे वुड दे वुड स्टिल हैव द टैलेंट। अगर आप अगर याद हो, कुमान एक वक्त में होता था, किंग्सली कुमान, बट दे ऑल वुड, उस्मान डेम्बेले भी था, बट वो सारे साथ नहीं खेला करते थे। ही वुड पिक एंड चूज हु टू प्ले, एंड देन ही वुड गो विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड बेस जिसमें कांटे, मटवीडी, पोग्बा एक साथ फिर खेला आगे करते थे। ग्रीजमैन होता था, वो भी प्रॉपर वो फिर मिडफील्डर फॉरवर्ड का कोई बीच की चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट इस सिचुएशन में क्या है कि ही इज इन अ वेरी गुड ट्रिकी सिचुएशन के वेरी फील्ड्स के यार, क्योंकि इस वक्त मिडफील्डर्स के पास वो क्वालिटी उनके पास नहीं है। सो देव गॉन टॉप हैवी। और फिर उसके बाद एक ही चीज है यार, लेट देम लूज हाउ इट हैपेंड इन द सेकंड हाफ। आई थिंक उसको अगर हम टेक्टिकली चीज जाएं, आई फेल्ट, एंड इफ यू वॉच द गेम अगेन, असल उनको प्रॉब्लम फर्स्ट हाफ में डिफेंसिव आ रही थी। जिस तरह से वो प्रेस कर रहे थे और दो होल्डिंग मिडफील्डर्स के साइड में बॉल, सिमिलर टू ब्राजील, वो आ रही थी। एंड देन इन द सेकंड हाफ ही चेंज देयर प्रेसिंग स्ट्रक्चर इनटू अ 4-4-1-1 रादर देन अ 4-2-4 के माइक। और उनके जो सेनेगल के तीन मिडफील्डर्स थे, वहां से फिर फ्रांस विनिंग बॉल्स, एंड देन ओलिसे वुड बी इन दैट मिडिल एरिया, क्योंकि वो 4-4-1-1 में ही वुड बी द प्लेयर बिहाइंड द स्ट्राइकर। ही वुड विन बॉल्स एंड देन स्प्रिंग ऑन टू अटैक्स। एंड आई थिंक I genuinely feel Ulisse is the next big star for one reason. He can take players on in 1v1, he can finish, and his unique thing is ability to play inside and be the playmaker as well. The ball that he played to Mbappe for that goal, you would see Mesut Ozil, Cesc Fabregas, the मेसी। classic number 10s, Messi, absolutely, जो play make जो balls through ball निकालते हैं, वो एबिलिटी मुझे लगता है कि किसी और के पास इस नहीं है, इस तरह से कि विंगर की भी सलाहियत मौजूद हो, स्ट्राइकर वाले भी इंस्टिंक्ट हो, और फिर वो प्ले मेकिंग एबिलिटी भी। एंड आई थिंक ही इज गोना बी द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार इन वर्ल्ड फुटबॉल। एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ ही गोज इफ ही हेल्प फ्रांस इन विनिंग द वर्ल्ड कप। और इंग्लैंड का क्विकली। कमिंग होम। अच्छा, आ रही है। यार मैं आई बीन रेविंग अबाउट टुकल्स इंग्लैंड, क्योंकि मैं खैर इंग्लैंड सपोर्टर हूँ। हमें 2002 दो से, क्योंकि प्रीमियर लीग हमारे पास आया करती थी और हम प्रीमियर लीग सपोर्टर्स हैं। तो इंग्लैंड नेचुरली इंग्लैंड को सपोर्ट किया, और हर वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो
एक चीज होती थी कि कौन स्टार्ट करेगा, और इतनी लड़ाई कि भाई रूनी खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा, उसकी उससे लड़ाई, इसकी उससे लड़ाई, वो स्टार्ट करे। फिर एक वक्त में सारे राइट बैक है तो उसको ट्रेंट को भी खिलाना था, वॉकर को भी खिलाना है। And then eventually I mean, Southgate did a really good job in clearing out and improving the culture. But right now with Thomas Tuchel, we see absolute laser focus and clarity in how they want to play. और उसके पास कोई भी there's no ifs and buts. It is very clear how they want to build up. It is very clear what the strengths are. और उसकी क्लैरिटी कल दिख भी रही थी, जिस तरह से जो है वो उन्होंने uh, how Bellingham, Noni Madueke and Gordon were making runs in behind, तो वो एक क्लैरिटी थी कि वो अपने नंबर 10 से क्या चाहता था. And that is one of the reasons why Phil Foden or Cole Palmer were not in that team, because of that profile and athleticism that he's actually gone for. अगर even when Jet Spence came on last game, और वो आके वो जो एक और burst of athleticism जो रीस जेम्स नहीं दे सकता था, he provided, and that's how they scored that fourth goal. और fourth goal score करने से पहले भी जो एक चांस उसने अपने लिए क्रिएट किया था, तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी क्या किस तरह से गेम खेलना है, that has been very rare up until this वर्ल्ड कप. क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर यूजुअली जो मैनेजर्स होते थे, दे वुड बी फेडरेशन मैनेजर्स, which they would feel कि यार मेरे पास इंटरनेशनल के प्लेयर आ रहे हैं, मेरे पास क्लब टीम के प्लेयर्स आ रहे हैं, और मुझे देखना है कि यार मैं उनको बेस्ट कैसे खिला सकूं. अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर यू गॉट पोचेटिनो, यू गॉट जूलियन नागल्समैन, यू गॉट थॉमस टुचल, ये सारे historically club managers रहे हैं who've always played with an identity, with a clear style. और in all these three teams जिनका मैंने नाम लिया, उनके स्टाइल और ways of playing और जो patterns of play हैं वो बहुत distinct हैं, which we'll also see with England के किस तरह से हो रहा है. तो I feel this is the first English squad जहाँ पे कोई बात नहीं हो रही कि एसजे को नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया. Rather than everyone is praising who played and their roles and how much clarity was there. और अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इंग्लैंड ने क्रोएशिया में फर्स्ट हाफ की जो परफॉर्मेंस थी उसको सेकंड हाफ में किस तरह चेंज किया, तो हियर्स अ शॉर्ट स्निपेट ऑफ द टैक्टिकल चेंजेस दैट वर मेड. कल इंग्लैंड और क्रोएशिया के गेम में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के अंदर एक मेजर इंप्रूवमेंट थी, जिसको उनके कोच ने भी, एंथनी बैरी जो उनके असिस्टेंट कोच है, उन्होंने फर्स्ट हाफ के इंटरव्यू में आकर बताया कि हम कुछ मोमेंट्स में चाहते थे कि टीम लॉन्ग खेले, बट हमारी टीम शॉर्ट खेल रही थी, बट जब शॉर्ट खेलना चाहते थे तब वो लॉन्ग खेल रहे थे, एंड वाइस वर्सा, जिसको उन्होंने हाफ टाइम पे भी कहा था. उन्होंने एक नवंबर के अंदर भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हम नहीं चाहते कि हमारी टीम जो है इस मिडिल फेज के अंदर फंसी रहे. तो फर्स्ट हाफ के अंदर क्या हो रहा था, जब बॉल रीस जेम्स के पास यहाँ पे आती थी इस मिडिल फेज के अंदर, बेलिंगम सपोर्ट पे आता था, एलियट एंडरसन सपोर्ट पे आता था, और यहाँ पे वो मोमेंट्स है जिसपे वो पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि यहाँ इन सिचुएशन में उनको फंसना नहीं था, बट इनफैक्ट यहाँ से वो किसी तरह से लंबा खेलना चाह रहे थे. बट प्रॉब्लम क्या थी कि प्लेयर्स सारे यहाँ पे जितने प्लेयर्स हैं, ये सारे जो है वो पैर पे बॉल मांग रहे थे. सेकेंड हाफ में क्या चीज शुरू हुई कि सेकेंड हाफ के अंदर जब बॉल रीस जेम्स के पास आती थी, इवान पेरिसिच would jump out to press him, and this was the cue कि Bellingham and Noni Madueke would come in for the support, and as soon as बॉल उनको रिसीव होती थी, वो यहाँ से स्पिन आउट करते थे, और स्पिन आउट करके कहाँ रन करते थे, पीछे इन बिहाइंड. जब ये स्पिन आउट करते थे, ये एक सीधी लाइन एलियट एंडरसन को खुलती थी, और वो फर्स्ट टाइम बॉल इन बिहाइंड खेल रहे थे, जिससे बेलिंगम ने अपना गोल मारा, और जेट स्पेंस ने भी इससे जो है वो काफी मोमेंट्स क्रिएट किए थे व्हेन ही केम ऑन. अच्छा, ये था राउंड वन वर्ल्ड कप का सारा जो मवाद इकट्ठा हुआ हुआ है अभी तक, वो हमने डिस्कस किया है. राउंड टू को भी थोड़े हमने प्रीव्यू किया है, और इसी तरह हम राउंड टू के एंड पे भी आएंगे. जो उस टाइम पे मेन टॉकिंग पॉइंट्स होंगे, मेन चीज़ होंगी, उनको डिस्कस करेंगे. टैप मैड चेकआउट करें, उस पे फुटबॉल देखें, उस पे फीफा वर्ल्ड कप देखें, क्योंकि उसी पे एक्सक्लूसिवली लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है वर्ल्ड कप की. तो डाउनलोड द ऐप एंड चेक इट आउट एंड एन्जॉय द वर्ल्ड कप. वी श्योर आर राइट नाउ. मेरी तरफ से इस्माइल फ़ारूक और साथ शेख हमदार. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट ईज़ी. अल्लाह हाफ़िज़.